हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हम पहली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाना सीखते हैं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र उत्पन्न करने के लिए जो चित्र है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये रफली मैंने चित्र बना रखा है, लेकिन इसको दोबारा बना कर दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बाद प्रकार में कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं इधर से। जहाँ पर प्रकार की नोक होती है वह बिंदु सी कहलाता है। और यह चाप इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे पी कहते हैं। पी यानी कि गोलीय उत्तल पृष्ठ का ध्रुव, और सी यानी कि गोलीय उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब इस मुख्य अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु वस्तु O मान लेते हैं। तो बिंदु वस्तु से एक प्रकाशीय किरण चलेगी। जो इस गोलीय पृष्ठ को बिंदु ए पर, अगर ये दोनों तरफ के माध्यम एक ही होते तो यह किरण सीधी निकल जाती। तो ये गोलीय उत्तल पृष्ठ को बिंदु ए पर यह किरण काटती है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर दोनों तरफ के माध्यम एक ही होते तो सीधी निकल जाती, लेकिन दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग है। अर्थात गोलीय उत्तल जो पृष्ठ है इसका माध्यम कुछ और है, और जिधर से जहाँ वस्तु रखी है उसका माध्यम कुछ और है। तो जिस माध्यम में वस्तु रखी है उस माध्यम का अपवर्तनांक हमने n1 मान लिया है, जो एक विरल माध्यम है। और दूसरी तरफ जिधर जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है उसका माध्यम हमने n2 मान लिया है, और वो एक सघन माध्यम मान लिया है। तो हम ये बात जानते हैं कि C से, यानी कि वक्रता केंद्र से गोलीय पृष्ठ पर जो मिलाने वाली रेखा है वो अभिलंब कहलाती है। तो C से A को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो कि बिंदु A पर अभिलंब होगी। तो ये हो गया CAN, अभिलंब हो गया। और ये हम बात जानते हैं कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन अभिलंब कौन सा ये है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जैसे ही अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये ऐसे चलेगी। तो ये किरण O से A की तरफ गई और ऐसे फिर इस तरह से मुड़ गई। दूसरी किरण O से चलती है, जो मुख्य अक्ष को ही दूसरी किरण मान लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि दोनों किरणें, यानी कि एक मुख्य अक्ष और दूसरी जो पहली किरण थी, ये दोनों किरणें, इनके बीच का जो फासला है हमेशा बढ़ता चला जाता है आगे तक। तो ये दोनों किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर पहली किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो यह किरण मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु पर यह मुख्य अक्ष को काटेगी वस्तु O का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनेगा। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बिंदु I बनता है। तो एग्जाम में इस चित्र का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे समझिए कि P से C तक की दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या R। अब चूंकि ये दूरी राइट हैंड की तरफ है, यानी कि सीधा हाथ की तरफ है, तो इसका चिन्ह प्लस ही लिया जाएगा। और वस्तु से, यानी कि O से P तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी को हम U कहते हैं। अब चूंकि ये उल्टे हाथ की तरफ है तो इसको लेंगे माइनस। और प्रतिबिंब से P तक की दूरी को V कहते हैं, लेकिन ये भी उल्टे हाथ की तरफ है तो इसको भी माइनस लिया जाएगा। तो I से लेके और P तक की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी माइनस V। इसके बाद में अब हम चित्र में देखकर इसका वर्णन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में ये चित्र का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही लिख देना काफी है कि चित्र के अनुसार वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है। वस्तुओं का प्रतिबिंब I बनता है। अब जैसा कि इससे पहले आर्टिकल में भी आपको बताया गया था, वही
लॉजिक लागू होता है कि ऐसे दो त्रिभुज ढूंढते हैं जहां आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आई हो, आर हो। तो पहले ये आपतित किरण थी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे कहते हैं आपतन कोण आई। और ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया गया तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको आर कहते हैं। तो अब हम ऐसे दो चित्र ढूंढेंगे जिसके अंदर जो है आई आ रहा हो और आर आ रहा हो। तो पहला चित्र अगर हम देखते हैं ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, इस त्रिभुज के अंदर ये जो कोण ओ ए एन है, ओ ए एन, ये है आई। और ये आपको फंडा बताया गया था पहले भी, ओ आई सी, अर्थात ओ के साथ में जो कोण बनेगा अल्फा, आई के साथ जो कोण बनेगा बीटा और सी के साथ जो कोण बनेगा वो होगा गामा। तो ओ यानी कि वस्तु के साथ जो कोण बनता है वो अल्फा, आई यानी कि प्रतिबिंब के लिए बीटा और सी यानी कि वक्रता केंद्र के लिए गामा। फिर दोबारा इस चित्र पे ध्यान दो कि चित्र है इस त्रिभुज के अंदर ए ओ सी जो त्रिभुज है इसके अंदर ये अल्फा हो गया, यहाँ से देख लो ओ का कोण जो है अल्फा है, सी का कोण गामा है और ये कोण आई है। तो जो मैथ की प्रॉपर्टी है त्रिभुज की उसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण कौन सा आई है, अंतः कोण है अल्फा और गामा। तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा। तो आई का मान किसके बराबर हो गया, आई बराबर अल्फा प्लस गामा, और ये इक्वेशन बन गई 1। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, वह त्रिभुज जिसके अंदर आर आता हो। तो ऐसा त्रिभुज है हमारे सामने आई ए सी, आई ए सी। तो आई इसका कोण बीटा और सी का कोण है गामा, और ये बहिष्कोण, फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बाह्य कोण यानी बहिष्कोण का मान जो है अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज आई ए सी में बहिष्कोण है आर, तो आर का मान बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। तो आर का मान किसके बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा, ये इक्वेशन होगी 2। अब स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या आता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 एंड 2 यानी कि n2 अपॉन n1। लेकिन अगर ये जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है इसका द्वारक अगर छोटा है तो उस कंडीशन में साइन आई का मान आई के बराबर होगा, साइन आर का मान आर के बराबर होगा। अर्थात साइन आई के स्थान पर आई लिख सकते हैं, साइन आर के स्थान पर हम आर लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, तो साइन आई की जगह आई हो गया और साइन आर के स्थान पर आर हो गया, इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब हम क्या काम करते हैं, दोनों की क्रॉस गुना कर देते हैं पहले की तरह से। तो आई n1 बराबर आर n2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आई के मान रख देते हैं। तो आई का मान है अल्फा प्लस गामा, तो आई के स्थान पर रख देंगे हम अल्फा प्लस गामा इंटू n1 बराबर, आर के स्थान पर रख देंगे हम बीटा प्लस गामा, तो आर के स्थान पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और बाहर क्या है n2। इन ब्रैकेटों के अंदर गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, अंदर गुना कर दो, अल्फा n1 प्लस गामा n2 बराबर बीटा n2 प्लस गामा n2। अब गामा के पद एक तरफ, तो इस गामा को इधर ले जाएंगे उठा के, तो यहाँ पर n1 था, ये इधर ले जाओ गामा को उठा के, तो अल्फा n1 माइनस ये बीटा इधर माइनस हो जाएगा, बीटा n2 बराबर गामा n2 इधर पहुँच गया माइनस का गामा n1, यहाँ से गामा कॉमन निकल जाएगा, तो अल्फा n1 माइनस बीटा n2 बराबर गामा कॉमन निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा n2 माइनस n1। इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब हमें अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। क्योंकि जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है इसका द्वारक छोटा है, तो हम इस चित्र के अंदर देखते हैं, यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं और इस लंब की ऊंचाई जो हमने h मान ली, तो ये इस मुख्य अक्ष को n बिंदु पर काटती है।
तो यहाँ पर जो अब 3 त्रिभुज आपको नजर आएंगे, अल्फा का त्रिभुज देखते हैं पहले, जिसमें अल्फा है, ये अल्फा है, ये ओ है, ये एन है और ये ए है। ये ऊंचाई एच है और ये दूरी है माइनस यू। चूंकि द्वारक छोटा है इसलिए tan अल्फा को हम अल्फा मान सकते हैं। और अल्फा tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h है, आधार कितना है, माइनस यू। हम n को जो p के करीब मान सकते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो u जो है वो o से लेकर p तक की दूरी है, लेकिन हम इन तीनों के अंदर ही n और p को करीब मान लेंगे क्योंकि द्वारक छोटा है। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, जिसमें क्या हो, बीटा हो, बीटा इसके अंदर है, ये i है, ये n है और ये हो गया आपका ऊंचाई होगी h, और i से लेकर n तक की दूरी या p तक की दूरी है v, तो ये माइनस v दूरी है। फिर उसी प्रकार से द्वारक छोटा होने के कारण tan बीटा को हम बीटा मान सकते हैं। और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। आधार कितना है, माइनस का v है। अब गामा देखते हैं, ये गामा इस त्रिभुज में देखते हैं, ये इधर गामा है तो ये बिंदु C हो गया, इसमें ये बिंदु C हो गया, और ये N और ये हो गया आपका A। चाहो तो आप चित्र को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इस साइड से बना सकते हैं चित्र को, अर्थात ये C, ये N और ये आपका हो गया A। ये ऊंचाई h होगी, ये दूरी कैपिटल R होगी और ये हो गया गामा। उसी प्रकार से द्वारक क्योंकि छोटा है तो tan गामा को हम खाली गामा लिखते हैं, और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। आधार हो गया R यहाँ पर। तो हमने ये 3 सूत्र देखे, अल्फा, बीटा और गामा। इक्वेशन नंबर 4 मान ली हमने। तो समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा का सूत्र है h अपॉन माइनस यू, और बाहर क्या आता है n1, माइनस बीटा का सूत्र क्या है h अपॉन माइनस v, और बाहर क्या आता है यहाँ पर n2। इधर गामा का सूत्र है h अपॉन r, और अंदर क्या है n2 माइनस n1। अब इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हम इसे h से भाग करेंगे जब, तो h से भाग करने के बाद ये h कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, h तो यहाँ से दोनों तरफ से भाग कर देंगे, h कैंसिल हो जाएगा, तो n1 अपॉन माइनस यू, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो n2 अपॉन v बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। या इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तो हम लिख सकते हैं n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यही गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए भी और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र है। अब उसी प्रकार से अब हम n1 और n2 को n में परिवर्तित करते हैं। तो सूत्र हमारे पास था साइन i अपॉन साइन r बराबर 1 n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और पहले की तरह से 1 n2 इसको मान लेते हैं n, तो n बराबर n2 अपॉन n1। इधर गुना कर दो इसकी, तो n2 का मान निकल जाएगा, आ जाएगा यहाँ से n2 बराबर n n1। n2 का यह मान इस समीकरण में रख देते हैं ऊपर वाली में। इसका नाम डाल दो कुछ भी समीकरण का, 4, इसका 5 नाम डाल दो, इसका नाम 6 डाल दो। तो n2 का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, तो n2 की जगह क्या रख देंगे n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 के स्थान पर रख देंगे n n1 माइनस n1 बटे r।
यहाँ से n1 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर, यहाँ पर ऊपर से n1 कॉमन निकल गया तो n-1/r। दोनों तरफ n1 से भाग कर देंगे तो क्या आया निकल के n/v माइनस 1/u बराबर हो गया n-1/r। तो ये सूत्र निकल कर आ गया गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो आपने देखा गोलीय उत्तल पृष्ठ हो या गोलीय अवतल पृष्ठ हो, दोनों के लिए ही अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u इजिकल टू n-1/r है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि संबंधित वीडियो जब भी डाली जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।